चुनाव के वक्त नेता जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद वही जनता नेताओं को भिखारी लगने लगती है। मंत्री प्रहलाद पटेल को ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा है कि जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने कहा है कि आम जनता भीख नहीं मांगती है, ये बीजेपी के नेताओं का अहंकार बोल रहा है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। मंत्री की सीख, मांग लगे भीख। नसीहत की जारी, जनता लगे भिखारी। मंत्री का बयान, छिड़ गया घमासान। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। सरकार से भीख मांगने की लोगों की आदत पड़ गई है। मंत्री प्रहलाद पटेल हैं ये, जनता ने इन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है, इस उम्मीद के साथ कि कुर्सी पर बैठने के बाद ये उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद नेताजी के तेवर बदल गए हैं। चुनाव के वक्त जनता को मालिक बताने वाले, वोट के लिए उनके आगे हाथ जोड़ने वाले, चुनावी फायदे के लिए खुद मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने वाले नेता अब जनता को भिखारी बता रहे हैं, उनकी मांगों को भीख बता रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह बयान दिया। मंत्री के इस बयान पर छिड़े सियासी घमासान के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले मंत्री का पूरा बयान सुनिए। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। मंत्री किसे भिखारियों की फौज बता रहे हैं, इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मंत्री प्रहलाद पटेल पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मंत्री स्पष्ट करें किसे भिखारी बता रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का अहंकार है जो जनता को भिखारी कह रही है। साफ दिखाता है कि झूठे वादे करो, जनता का वोट लो और उसके बाद सरकार बना के मौज मस्ती करो, घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। जनता को भिखारी बताकर मंत्री प्रहलाद पटेल घिर गए हैं। कांग्रेस तो हमलावर है ही। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर जनता सरकार से कुछ मांगती है तो ये भीख कैसे हुआ? क्या मंत्री ये भूल गए हैं कि सरकार जनता की सेवा के लिए ही बनती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। एमपी में किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में कोशिश करेंगे कि सोलर पंप के माध्यम से परेशानी खत्म कर दें। साथ ही गेहूं की एमएसपी 2600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को भुगतान के लिए 175 रुपए बोनस देने की घोषणा भी की है। साथ ही धान उपार्जन के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की राशि भी तय की गई है। वहीं इसे लेकर सीएम हाउस में किसान आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने सीएम को सम्मानित किया और बोनस के लिए आभार भी जताया। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसान अन्नदाता है, जीवनदाता है। किसान का हल मतलब हर समस्या का हल। धरती में हमारे को ये हल दे रहे हैं, और ये हल का मतलब क्या है? ये सारी जीवन की समस्याओं का हल है। ये हल जीवन दाता है। ये सौभाग्य हमारा है। दुनिया में कोई किसी उपकरण को हल करके नहीं बुलाते।
माँ आपके पास आती है और माँ आपको भोजन कराती, लेकिन भोजन के माध्यम से ये समस्या का हल कराते हैं और समस्या का हल कराते हुए आपकी लंबी आयु के लिए जीवन में ऊर्जा प्रदान कर। बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना, या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते हमारे सारे किसानों। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया है। वहीं भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएससी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस तरह मायावती ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। आकाश के पिता आनंद कुमार के साथ ही रामजी गौतम को पूरे देश के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती के ताजा फैसले के मुताबिक अब आकाश आनंद पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेंगे। बता दें कि मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय मायावती जी भी बैठक ले रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब क्या दिशा निर्देश देती हैं अपने लोगों को, क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो उनका अपना समाज है या उनका अपना वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है उनसे खिसक करके आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा पलटवार किया। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पढ़ के इसको ले जाना चाहते हैं इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पढ़ के इसको ले जाना चाहते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तो ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नई मांग उठ रही है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकानों पर भी रोक लगाने की मांग की है। इनकी मांग है कि मुस्लिमों की दुकान ना लगे, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही साधु संतों का कहना है कि ब्रज में संतों की टोली होली पर पहरा देगी। समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने
मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। हरियाणा के रोहतक में एक सूटकेस में मिली युवती की लाश से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। राहुल गांधी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हिमानी नरवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव थी। हिमानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव एक सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव बस स्टैंड के पास मिला है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो एक लड़की थी, होगी 20-22 साल की, तो जी उस सूटकेस में बंद थी, वो कंबल में लपेट रही थी। वो बेचारी बेयाने कौन फेंक गया था यहाँ। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी, तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी वो। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया। हिमानी नरवाल की सनसनीखेज हत्या से राजनीतिक हलकों में भी हलचल बहुत तेज है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही हिमानी की हत्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और बीजेपी कह रही है कि सरकार एक्शन लेगी। डेड बॉडी मिली है और वो कांग्रेस की नेत्री हिमानी नरवाल की है, और इस जघन्य अपराध के लिए मैं इसकी निंदा करता हूं, और साथ में ये भी अनुरोध करता हूं कि उसका एसआईटी फ्रेम की जाए और जल्दी से जल्दी मुझे को पकड़ा जाए। दुखद है, और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है, और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं, और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून के अनुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा। हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थी, और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। उनकी हत्या को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। यह अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। हिमानी रोहतक के विजयनगर में किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, और उनकी मां दिल्ली में रहती है। इस हत्या के पीछे क्या साजिश है? क्या यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है, या फिर किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है, और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं, जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। पोस्टमार्टम के बाद ही इस हत्या से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। 4 टीमें इस वक्त हत्याकांड की जांच कर रही हैं।